हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला काम कर लिया था। आज उसी में आगे पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन और उसमें स्पेसिफिकली बीटा एलिमिनेशन। इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 11th का काम है। हेलोजन की बात चलती है तो चैप्टर 1 में भी आएगा। जिस कार्बन पर हेलोजन है उसे अल्फा, उसके एडजेसेंट में जो भी कार्बन है वो हो जाएगा बीटा। और ऐसे केसेस में जब आप अल्कोहलिक KOH डालकर हल्का सा गर्म करेंगे तो हेलोजन के साथ हाइड्रोजन बाहर, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन बाहर, और इस प्रकार से एल्कीन बनेगी। एलिमिनेशन मींस कुछ बाहर निकल जाना। बाकी क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकला, बाय प्रोडक्ट निकला, उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लीज इग्नोर दैट। फिलहाल इस बात पे फोकस रहे कि हेलोजन जिस कार्बन पे है वो अल्फा और बाजू वाला बीटा। इस प्रकार से अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, गामा एलिमिनेशन भी होता है। वो हमारे काम का नहीं है, मैंने नोट्स में दे रखा है, वहां से आप लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे यूज का नहीं है। सिलेबस से बाउंड होके चलने में थोड़ा फायदा बस ये रहता है बेटा कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। बाकी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, किसी को कुछ पढ़ना हो वो आ सकता है, मना किसी को नहीं है बेटा। लेकिन सिलेबस से बाउंड होके चलना पड़ेगा, अभी थोड़ा समय कम रह गया है। ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा के चक्कर में सिलेबस हुआ नहीं पूरा, तो जो आता था उसको रिवाइज नहीं कर पाए और इस चक्कर में नंबर रह गए कम। तो हमें वो कंडीशन पैदा होने नहीं देनी है। जब हमने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, गौर करिएगा कि अल्फा तो जिस पे हेलोजन है, बीटा उससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन है, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी, और ऊपर भी हो सकता है। कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनते हैं, एक बन के हेलोजन से 3 बॉन्ड कार्बन से बन सकते हैं। तो भैया 2 केस निकल कर आने वाले हैं यहां पर। प्रोडक्ट फॉर्मेशन 2 होंगी, एक बीटा 1 की वजह से और एक बीटा 2 की वजह से। तो बीटा 1 वाला तो कुछ ऐसे बनेगा बेटा, और बीटा 2 जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। बीटा 2 जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए बीटा 2 में यहां डबल बॉन्ड आएगा, बीटा 1 में यहां डबल बॉन्ड आएगा। अब ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक ग्रुप डायरेक्टली, एक ये ग्रुप डायरेक्टली। तो मैं कहूंगा 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं क्या, 2 CH3 ग्रुप, यानी 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं केवल 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक रूल आया था बेटा, सेटजेफ रूल, इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने रूल कहता है एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, कारण वही है कार्बोकैटायन वाला, ध्यान करना। डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है, और CH3 ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वाया हाइपर कॉन्जुगेशन ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे दिए जाएंगे। फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है हाइड्रोजन से। कैसे देगा वो काम मैं आपको कार्बोकैटायन के थ्रू समझा चुका हूं, पीछे जाकर देखिए। H से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन देने के लिए 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, जबकि यहां केवल 2। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वही देगा। तो मेजर और माइनर की बात क्लियर रहनी चाहिए। मेजर वो जो ज्यादा बना है, माइनर वो जो कम बना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कहानी ये रही कि भैया टहनियां अगर ज्यादा है तो भैया स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होगी।
एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन भी बताता हूं मैं आपको कैसे यूज होगा ये। मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल के साथ इस्तेमाल होगा बेटा ये आपका बीटा एलिमिनेशन। दो सिंपल क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन फिर बाद में इकट्ठा देंगे आपको। दो सिंपल सवाल, कन्वर्ट कर दो 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में, 20 का उल्टा 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 से 1 बना दो, 1 से 2। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास इस तरह का एल्केन है, हेलोजन वाला हेलो एल्केन, डालिए एल्कोहलिक KOH और गर्म कर दीजिए हल्का सा, बन गया एल्कीन। किनारे पर लगाना है HBr, तो HBr डाल के लगाइए पेरोक्साइड के साथ, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। इस तरीके से होगी कहानी। यहां उल्टी प्रोसेस चलेगी भाई, बस मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। अगर तुम्हारे पास है 1 ब्रोमो वाला सिस्टम, डालिए अल्कोहलिक KOH और कीजिए गर्म, तो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बना। प्रोपीन में डाल दिया आपने HBr, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम। तो ये इस तरीके से आपको रिएक्शंस यूज करनी होगी। एल्कोहलिक KOH की जगह कई बार वो आपको एल्कोहल की जगह तो लिख के देंगे EtOH और साथ में KOH, बात वही है। वो आपको लिख के दे सकते हैं बेटा इथेनॉलिक पोटैश, इसका मतलब भी वही है। एल्कोहल और KOH की रिएक्शन से बनता है C2H5OK, इसे बोलते हैं पोटेशियम इथॉक्साइड, इसे बोलते हैं भाई पोटेशियम इथॉक्साइड। तो इस तरीके से भी हो सकता है पोटेशियम, हाँ जी पोटेशियम इथॉक्साइड। बिल्कुल ध्यान से आप इसको नोट करेंगे। अब हम बस GOC के एंड की तरफ ही चल रहे हैं। अब एक है बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मैं पूरा चार्ट आपके लिए नहीं बनाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। नोट्स आपको भेज दिए हैं, थोड़ा आप वहां से देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि कन्वर्जन में ये आपको चारों चैप्टर्स में घुमाएगा। आप इससे फिनॉल बना लो, आप इससे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना लो, आप इससे बेंजल्डिहाइड एसिड बना लो, आप इससे एमाइंस बना लो। 4 चैप्टर यही है हमारे। तो पहले बेंजीन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। बेंजीन के पहले से भी शुरुआत हो सकती थी, लेकिन ज्यादा पीछे जाना नहीं है। 3 मोल्स ऑफ एल्काइन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाता है तब बेंजीन बनती है। 11th क्लास की रिएक्शन है बेटा। रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन पे जब गर्म की जाती है तब बेंजीन बनता है। आप मर्जी है लिखना चाहे लिखें। उसके बाद NO2 का कर दो रिडक्शन। NO2 का रिडक्शन तुम SnHCl से भी कर सकते हो, Fe+HCl से भी कर सकते हो। कर दो इसका रिडक्शन और ये बन गया NH2। रिडक्शन में और कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका नाम है एनिलीन।
सही है बेटा। अब एनिलीन का कराना है डाइजोटाइजेशन, मींस इसको कन्वर्ट करना है डाइजोनियम एसिड में, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो उसके लिए आपको डालना होगा NaNO2 के साथ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, और आपका बन जाएगा बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। इस तरीके से क्या बन गया बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए मुझे यूज करना था एक्चुअली में नाइट्रस एसिड, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, मैं कहूंगा कि लेस स्टेबल है। देयरफॉर इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग NaNO2 with HCl in the reaction mixture. This is called in situ। अगर आप किसी रिएक्टेंट को ही प्रिपेयर कर रहे हैं रिएक्शन में तो ये इन सितु कहलाता है, मींस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही रिएक्टेंट को प्रिपेयर करना। अब आप चाहें तो इसको सरल भाषा में बेंजीन की जगह एराइल यानी AR का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से इसको डिनोट भी कर सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। अब इसी डाइजोनियम सॉल्ट में थोड़ी जगह कम बची है तो ध्यान से देखना बेटा, इसी डाइजोनियम सॉल्ट में हमने अगर Cu2Cl2 डाल दिया तो भाई बन जाएगा, Cu2Cl2 डाल दिया तो बन जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन। आपने डाल दिया Cu2Br2 तो बनेगा भाई ब्रोमोबेंजीन। सारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, उसका इस्तेमाल भी तो करना होगा। Ki डाल के गरम करूंगा तो बनेगा भाई आयोडोबेंजीन। अगर मैं HbF4 डाल के हीट करूंगा फ्लोरोबोरिक एसिड डाल के तो बनेगा बेटा फ्लोरोबेंजीन। तो क्या बनेगा भाई, फ्लोरोबेंजीन। अगर इसी में पानी डाल दिया जाए H+ के साथ तो फिनॉल बन जाता है, और फिनॉल में अगर जिंक का चूरा डाल के गरम कर दिया जाए, जिंक डस्ट डाल के, तो फिनॉल बेंजीन बन जाता है और जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाता है। इसी में अगर आपने KCN CuCN डाल दिया, हल्का सा गर्म कर दिया, तो बेंजीन के ऊपर Cn लग जाएगा, और Cn की अपनी 3 रिएक्शन होती हैं, फुल हाइड्रोलिसिस तो Cn विल बिकम COOH, फुल हाइड्रोलिसिस से Cn विल बिकम व्हाट, COOH। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से it will become what, it will become amide, CONH2 benzamide, and with reduction it will form amine। तो भैया ये रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइन भी बन गया, एसिड बन गया, एसिड से मैं अल्कोहल बना दूंगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दूंगा, फिनॉल बना दिया, हेलो एल्केन बना दिया, हेलो एरीन बना दिया, सॉरी। तो भैया ये रिएजेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। जो रिएक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से नोट कर करके करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सारे चैप्टरों में यूज़ होगा। अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, आगे पता चलेगा धीरे धीरे कि GOC में वो काम कराया गया है जो आगे के सभी चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कॉमन टॉपिक्स निकलवा के पहले ही लिखा दिए हैं ताकि थोड़ा बेस बन जाए और आगे का काम हमें थोड़ा पता हो। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 3 बातों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मोलर मास पे, उसके बाद सिमेट्री पे, और तीसरा इंटरेक्टिव फोर्सेस पे। तो मोलर मास का रूल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है बेटा, कि मोलर मास बढ़ता रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली बढ़ते रहेंगे, अनटिल और अनलेस कोई ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स ना आ गई हो। जैसे मीथेन से ज्यादा होगा इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का। ऐसे ही क्लोरोमीथेन से ज्यादा होगा ब्रोमोमीथेन का, ब्रोमोमीथेन से ज्यादा किसका होगा बेटा, आयोडोमीथेन का, और सबसे कम होगा फ्लोरोमीथेन का। ऐसे ही मीथेनॉल का कम, इथेनॉल का ज्यादा, प्रोपेनॉल का और ज्यादा, ब्यूटेनॉल का और ज्यादा। बाकी सभी में भी ये रूल एप्लीकेबल है, मोलर मास बढ़ने से जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरा, तुरंत सवाल आया कि भैया अगर आपके पास आइसोमर्स हुए तो कैसे करोगे। तो हमने कहा आइसोमर्स में अगर सिमेट्री है तो उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, उनका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, इससे इनके बीच में डेवलप होता है अट्रैक्शन। तो जितनी ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे टहनी निकलने लगेगी ये थोड़े दूर दूर बैठने शुरू हो जाएंगे। ब्रांचेस वाली लकड़ियों को आप पास पास नहीं रख सकते, आप पेड़ से लकड़ियां तोड़ के लाइए, आप उनको रखिए, उनकी स्टैकिंग करो तो टेढ़े मेढ़े लगेगा बेटा। कभी हवन की लकड़ियां लाए हो आप बाजार से, लेकिन जब लकड़ी बिल्कुल प्लेन करी हुई है, इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया है, उसको रखते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा आता है। इसीलिए अगर सिमेट्री ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और अगर सिमेट्री कम है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम। आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कि आप अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मान लो 30, 32, 34 इस तरीके से 35 तक, तो ऐसे में किसका सबसे ज्यादा होगा। तो भैया ऐसे में देखनी होंगी फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है तो आपका ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रही है तो उससे कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और डिस्पर्जन लग रही है तो भाई सबसे कम। तो वैज्ञानिकों ने इसका सारा ऑर्डर निकाला और हमें बताया कि भैया ऐसे कि आप फोर्स का मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हो कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर, लेकिन आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे अगर मोलर मास सबका कंपेरेबल है, तुलनात्मक है, आसपास है, तो सबसे कम रहेगा एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा रहेगा हेलो एल्केन का, उससे ज्यादा रहेगा ईथर का, उससे भी ज्यादा रहेगा एल्डिहाइड का, उससे भी ज्यादा रहेगा कीटोन का। हेलो एल्केन से लेकर कीटोन तक जो बॉन्डिंग चल रही थी वो बॉन्डिंग थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एल्केन्स के अंदर जो होता है वो होता है डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स पढ़ चुके हो आप, उन पार्टिकल्स में लगती है जिनका अपना कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो नेट डाइपोल मोमेंट, दे आर कॉल्ड नॉन पोलर। जैसे कि O2Cl2, जहां डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए, BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्केन्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप कीटोन्स तक पहुंच गए, कीटोन्स के बाद आएगा एमाइंस। एमाइंस में NH2 होता है या NH होता है या N होता है। अगर आप NH2 हैं आप प्राइमरी अमाइन हैं, अगर आप NH हैं आप सेकेंडरी अमाइन हैं, और अगर आप खाली N हैं तो आप टर्शरी अमाइन हैं। तो अगर कंपेरेबल मोलर मास है तीनों का ही, तो NH2 वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH वाले में 1 और N वाले में 1 भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो प्राइमरी वाले का होगा ज्यादा, सेकेंडरी वाले का होगा कम, टर्शरी वाले का होगा और कम। अमाइन से भी ज्यादा होगा अल्कोहल के अंदर, क्योंकि अल्कोहल में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो वो चार्ज भी इंड्यूस ज्यादा कर देगा। तीसरा, इनमें सबसे ज्यादा जो होगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लिमिट भी बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप पढ़ेंगे चैप्टर में कि ये वेपर फेज में भी दो दो मॉलिक्यूल्स करके घूमते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। याद करो जब सॉल्यूशन पढ़ाया था तो वहां भी ये बात आई थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन किसमें हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वालों में। अब आपको सारा काम दोबारा से रिवाइज करना है अच्छे से। जीओसी मेरे हिसाब से तो खत्म हो गई है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई घर आकर पूछ सकता है, कोई बात नहीं, कैसे भी करके पूछे वो।
समय दिया जाएगा उसको। और अब हम अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होमवर्क आपको तुरंत भेजना है साथ में। जो टॉपिक हो चुके हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, जो नहीं हुए हैं वो आपको करने होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।